भैया यारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही और नाम है हमारा सचिन चौधरी। 12वीं की पढ़ाई के बाद मोड़ी मोड़न को जो पतो नहीं होत कि उन्हें जाने कहते हैं। केवल दो ही चीज़ें आती हैं कि डॉक्टर बन जाने, कि इंजीनियर बन जाने, और कछु नहीं हो सो दुकानें बेच जाने। लेकिन 12वीं की पढ़ाई के बाद भी बहुत कछु है ही दुनिया में जो करे जा सका। तो जी को करवे के बाद कम से कम नौकरी के लाने परेशान नहीं होने पड़े या फिर अपनो बेहतर भविष्य आप बना सकते हो। सो बुंदेली बौछार के तमाम वे दर्शक जो अपनो नव करियर तलाश रहे हो या ऐसे अभिभावक, ऐसे मताई बाप जो बुंदेली बौछार देखत हो अपने मोड़ी मोड़न के लाने कछु अच्छो सोच रहे हो भविष्य के लाने, उनके लाने जहाँ हम एक खास पेशकश आपके लाने ले आए हैं कि मोड़ी मोड़न के करियर गाइडेंस को लेके। और हमारे संग एक बहुत विशेष हस्ती हैं लक्ष्मी शरण मिश्रा जी। और लक्ष्मी शरण मिश्रा जी की खासियत यह है कि जो पिछले 20 साल से आईएएस की कोचिंग जो है चला रहे, आईएएस के बच्चा तैयार कर रहा है आईएएस की पूरी प्रिपरेशन के लाने। और ई के संग ही जो करियर को लेके और जो युवा हैं उनको मार्गदर्शक के तौर पे एक बड़ी भूमिका में है, चर्चित शख्सियत है। और लक्ष्मी शरण मिश्रा जी, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। नमस्ते सचिन जी, मेरा सौभाग्य कि मैं आपके दर्शकों के साथ हूँ। मिश्रा जी, जी तरीके से 12वीं के बाद बच्चा कंफ्यूज हो जाता। एक बहुत अच्छा गाना है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं जी। तो वो स्थिति युवाओं के सामने है और जो सबके सामने है। मतलब जब शहर में तो थोड़े बहुत गाइडेंस हैं भी, लेकिन ग्रामीण या जिला या कस्बाई स्तर पर नहीं है जी। तो 12वीं के बाद सबसे पहला यही सवाल के युवाओं को सोचना क्या चाहिए कि हमें क्या करना है। देखिए सचिन जी, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि गांव में आप बस डिसाइड नहीं करते कि आपको क्या करना है, बाकी सब लोग डिसाइड कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव का बच्चा ज़्यादातर उन चीज़ों के पीछे भाग रहा है जो 10 साल पहले जो नौकरियाँ खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा करियर वो तय करते हैं कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जिन्होंने 80 या 90 के दशक में पढ़ाई की थी। और या फिर ऐसे लोग जो अभी भी सफल हुए हैं, हम उनको देख करके तय कर लेते हैं अगर इलाके में कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया तो फिर सबको पीएससी की तैयारी करना है, ये देखे बिना कि वो लड़का डिप्टी कलेक्टर क्यों बना है और आप क्यों नहीं बन सकते हैं। तो दिक्कत यह है कि हम दूसरे को देखते हैं, हम दूसरे को सुनते हैं, हम 20 साल 25 साल पुराने वाले विचारों में जी रहे हैं। आप खुद देखिए कि शहर में आकर के आप अगर कॉलेजेस में जाइए तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको गांव का आदमी कर रहा है, शहर का आदमी कभी करता नहीं है। पिछले 10 साल पहले शहर के लोगों ने इंजीनियरिंग करना बंद कर दिया, लेकिन गांव के लोगों ने भर भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस चला लिए। गांव में मेरे ख्याल से लोग अभी भी बीएड के पीछे पागल हैं, शहर में अब कोई बीएड नहीं कर रहा है। तो परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि नौकरियां हर 2 साल में बदल रही हैं, समय इतनी तेजी से बदल रहा है और वो जो जानकारी है वो गांव तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि गांव में हम इतना बड़ा हमारा एक्सपोजर नहीं होता है, हमें इतने सारे करियर्स की जानकारी नहीं होती है। और हो सकता है कि आज जो करियर, जब आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, आज जो करियर बहुत अच्छा चल रहा हो सकता है जब आप पास आउट हों तब तक वो करियर खत्म ही हो जाए, तब तक उसमें नौकरियां ही ना बचें। तो जो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम दूसरे को देख के अपना करियर तय करते हैं, अपने विषय तय करते हैं, हमें बीएड करना है, हमें कंप्यूटर करना है, हमें इंजीनियरिंग करना, हम ये सब तय करते हैं। उसके बजाय थोड़ा सा एक तो ये देखिए कि आप क्या हैं, आप किस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सब पहाड़ खोदने गए हैं तो आप पहाड़ खोदने मत जाइए। और फिर ये भी देखें कि जीवन एक है, आप अलग व्यक्ति हैं, आप कौन सा काम करके दूसरे से बेहतर कर पाएंगे। बड़ी अजीब सी चीज़ है सचिन जी, गाँव में मैंने देखा है अक्सर कि वो आदमी सबसे अच्छी ज़िंदगी जीता है जिस जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं होता है, वो अपने मन से जो उसको ठीक लगता है वो करता है और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी लेता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो दुनिया की बातों में आके पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, बस वो खुद की नहीं सुनता है, दुनिया की सुनते जाता है। 15-20 साल हो जाते हैं और अल्टीमेटली ज़्यादातर कंडीशन में वो एक फेल कैंडिडेट के तौर पर जिंदगी जीता है। तो सीधा सा वो ये है, कंप्यूटर मोबाइल का ज़माना है, दुनिया में कई तरह के कार्य हैं। समय कैसा बदलेगा, जब आप रोजगार के उसमें जाएंगे उस समय किस तरह के रोजगार बहुत प्रोमिनेंट होंगे। मतलब मैं आज कॉलेज में जा रहा हूँ, 5 साल बाद जब मैं नौकरी ढूंढने जाऊँगा तो कौन सी नौकरियाँ ज़्यादा पॉपुलर होंगी उस समय पे, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर मैं अगर बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो मैं सचिन तेंदुलकर बनने का ख्वाब ही ना देखूँ, विराट कोहली बनने का ख्वाब ही ना देखूँ। मैं अगर बहुत अच्छा म्यूजिशियन नहीं हूँ तो मुझे क्यों बनना है भाई लता मंगेशकर, मैं कोई और चीज़ देख लूँ जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बस एक चीज़ बच्चा देखे कि ऐसी कौन सी चीज़ है वो जिसमें वो अपने 4 दोस्तों से बेहतर है, उसी को करियर बनाए। अच्छी बात तो ये है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जितने पहले पैसा और सम्मान कमाने का मौका देते थे, उससे ज़्यादा सम्मान और मौका अनपढ़ आदमी भी कमा रहा है। ऐसा आदमी जिसको मोबाइल चलाना ढंग से आता है वो उतना पैसा कमा लेता है जो आजकल एक एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर कमाता है। तो अच्छी बात ये हुई है ग्लोबलाइजेशन या ये सब कहिए कि समय में जो चेंज आया उसके हिसाब से ये चीज़ है कि आपको जो चीज़ दूसरे से बेहतर आती है
उसमें आप अच्छा पैसा, अच्छा सम्मान, अच्छा सुकून आराम से गेन कर सकते हैं। तो बात वही है, खुद को पहचाने, दुनिया की ना सुने, खुद की सुने और समय से थोड़ा सा आगे चलिए। 5 साल बाद कौन सी नौकरी अच्छी होगी उस नौकरी पर ध्यान दीजिए, और कौन सी नौकरी करते हुए आपको पूरी जिंदगी बोरियत नहीं होगी। आज ये भी है कि आदमी मजबूर होकर के पहले काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नौकरी उसमें है तो घर परिवार चलाने के लिए आदमी 30 साल मजबूरी में काम कर लेता था। आज के लोग मजबूरी में 2 दिन काम नहीं कर सकते। तो अपनी पसंद की नौकरी करिए, अपने पसंद का काम करिए और उस फील्ड में जाइए जो जिस फील्ड में आप अपने 4 दोस्तों से बेहतर है। बड़ी बात यही है कि 12वीं के पास होवे के तुरंत बाद तो आपको नौकरी मिलने नहीं है, आपको पढ़ाई करने। तो सोचो वो कि 5 साल बाद का हुई है, मतलब अगली पंचवर्षीय योजना पे आप जो है काम करो। तो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है कि एक धारणा बन गई कि सरकारी नौकरी कम हो रही। ये धारणा बनने के बाद और लगभग जो सच्चाई भी है, उसकी वजह राजनीतिक अलग है, लेकिन सरकारी नौकरी कम हो रही प्रदेशों में भी और देश में भी। अब ऐसी स्थिति में जो युवा ठान के बैठे या 10वीं के बाद ही मन बना लेते कि मैं तो जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने, उनके लाने का स्कोप अब बच रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, ये सच्चाई है। उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, बहुत सारे काम जो पहले लोग करते थे वो मशीनें करने लगी हैं, बहुत सारा ऑनलाइन वो हो गया है, सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जो कमज़ोर हो रहे हैं, पर बहुत सारे फील्ड में सरकारी नौकरियां अभी भी बढ़ रही हैं। आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिन फील्ड में जितनी नौकरियां होती हैं उसके बराबर ही आवेदन पहुँच रहे हैं या उससे कम आवेदन पहुँच रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आप सरकारी नौकरी फिर बहुत भी होंगी तो इस देश में 130-135 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 1 करोड़ सरकारी नौकरी होंगी। अब 1 करोड़ लोगों में भी बहुत मौके होते हैं। पहले तो आप वो फील्ड देखिए, अगर सब पटवारी बनने जा रहे हैं तो पटवारी के रास्ते पर मत जाइए। पहले तो उन नौकरियों की तरफ ध्यान दीजिए जिसमें कंपटीशन कम है। अगर आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए, बिल्कुल ठान बैठे हैं कि जिंदगी केवल सरकारी नौकरी में चाहिए, तो वहां जाइए। अदरवाइज सच्चाई ये है कि अब इतने फील्ड हैं। सरकारी नौकरी में हम जाते किस लिए थे? हम इसलिए जाते थे कि हमारी आय की निश्चितता हो जाएगी, हमें महीने पे वेतन मिलेगी। आप अच्छे यूट्यूबर बन जाइए, महीने पे पूरी जिंदगी आपको पैसा मिलने वाला है। स्थायित्व की ही बात थी ना। तो आजकल तो बहुत, आप एक अच्छा डॉक्टर बन जाइए, आपको लगता है कि डॉक्टर का धंधा कभी मंदा होता है, डॉक्टर हमेशा बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये तय करिए कि आपको सरकारी नौकरी किस चीज के लिए चाहिए थी, इसलिए कि जिंदगी में अनिश्चितता ना आए, कभी ऐसा ना हो कि रोजी रोटी के लाले पड़ जाएं। तो भाई ऐसी किसी फील्ड में आप इसकी स्किल गेन कर लीजिए, कुछ ऐसा सीख लीजिए कि जिंदगी भर उसकी जरूरत पड़ती रहे लोगों को और आप अच्छा करते रहें। कई नए फील्ड समय के साथ उभरे हैं। पता नहीं आपने कभी अगर इस हिसाब से देखें कि आज इस समय हम सब के बीच में कॉमन ये है कि हम कहीं पे बैठे हो, हम सबके पास एक मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन को चलाता कौन है? इस मोबाइल फोन में जो हम कंटेंट देख रहे हैं ये कौन बना रहा है? ये ऐसे, और ये मोबाइल फोन कभी रिवर्स नहीं होना है। ये जो हमारी संचार क्रांति आ गई ये कभी पीछे नहीं जाना है। टीवी बंद हो जाने हैं क्योंकि अब लोग टीवी पर शायद खबरें नहीं देखेंगे, अखबार धीरे धीरे बंद हो सकते हैं, किताबें बंद हो जाएंगी, पर लोग आजकल सब कुछ मोबाइल पर देख रहे हैं। एक नया दौर है। इस नए दौर में अगले 30 साल 40 साल रोजगार कम नहीं होने। समय में जो बदलाव आया है उस बदलाव को पहचानिए। और अब अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी एक चीज में थोड़ा सा भी बेहतर हैं तो आपके बेरोजगार रहने की कोई संभावना नहीं है। मतलब एक व्यक्ति जो 10वीं पास नहीं है, अगर वो थोड़ा सा भी वीडियो एडिट कर लेता है तो उसके सफल होने की संभावना उतनी ही है जितनी एक डॉक्टर की सफल होने की संभावना है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग अब जिंदगी में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले डॉक्टर इंपॉर्टेंट होता था। तो समय के साथ करियर को पहचानिए। ऑनलाइन क्रांति जो आई है उस क्रांति में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज आई हैं, उनको पहचानिए और उसके फील्ड में जाने की कोशिश करिए। सरकारी नौकरी आपको स्थायित्व देती थी। आज सम्मान, पहले लोग सरकारी नौकरी में इसलिए जाते थे कि भाई बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगा। आज के समय में आप किसी भी फील्ड में सफल हो जाइए। नीरज चोपड़ा को भी लोग जानते हैं, उसके पास तो सरकारी नौकरी नहीं है। एक छोटा सा आप अचीवमेंट अर्जित करते हैं, पूरी दुनिया आपको जानने लगती है। इज्जत सम्मान, आज के समय में आपको इज्जत गेन करने के लिए बहुत वक्त नहीं लगता, बहुत जल्दी आप सम्मान गेन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो, पहले हम सरकारी नौकरी की तरफ इसलिए जाते थे ताकि हमारे काम हो जाएं। अब ये जमाना गुड गवर्नेंस का जमाना है। इधर अगर आपका हक है तो सरकार खुद ही आकर के आपका काम पूरा कर रही है, और अगर आपका हक नहीं है, लीगली आप करना चाहते हैं काम, तो अब इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी मॉनिटरिंग है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो सरकारी नौकरी काहे को चाहिए थी? स्थायित्व, हर काम में स्थायित्व आ गया है। आपको किस लिए चाहिए? लोग इज्जत करें, हर तरह के लोग इज्जत पा रहे हैं। और आपको इसलिए चाहिए कि आप अपने सरकारी काम करवा सको। तो अगर इलीगल है तो आप बिल्कुल नहीं करवा सकते, और अगर लीगल है तो सरकार खुद दरवाजे पे आके आप मोबाइल पे क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं। तो समय बदला है, उस चीज के पीछे मत भागिए जो आगे जाके खत्म हो रही है। क्योंकि इस देश में अंदाजन मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 करोड़ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और देश में कुल 1-1.5 करोड़ नौकरियां हैं। उनमें से भी अगर देखा जाए तो हर साल बहुत नौकरियां भी निकलेंगी, तो 10 लाख से ज्यादा नहीं निकल रही हैं।
हर साल अगर 2 करोड़ लोग लाइन में आ रहे हैं और 10 लाख लोगों को नौकरी मिलनी है, तो वो जो बाकी के 1 करोड़ 90 लाख लोग हैं उन्हें बेरोजगार ही रहना है अगर वो सरकारी नौकरी के बाहर देखना शुरू नहीं करें। एक और सवाल है कि 12वीं के बाद बच्चा क्या करे, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, बहुत कन्फ्यूजन का सवाल है। और कन्फ्यूजन इसे कि जानकारी के अभाव में आमतौर पे जो है सवाल माँ बाप के सामने जो युद्ध के यार उनको मोड़ा उस कॉलेज में गो, उनकी मोड़ी वो कॉलेज में, केवल जो ये क्राइटेरिया है कि गांव के पंडित जी को, जैन साहब को, सिंह साहब को, लाला जी को जो भी मोड़ा स्कूल में उन्हें एडमिशन ले लो, उन्हें ले लो, मतलब डॉक्टर जैसी सिफारिश है कि क्या भैया तब उनसे ठीक हो गए थे तो हम उनसे। तो इस सोच, इस विचारधारा से बाहर कैसे अभिभावक पहुंचे और उनके लाने सर्च कैसे करें, जो एक बड़ा विषय है। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब डिग्रियों का ढेर लगाने से कुछ नहीं होता है। और बहुत अजीब सी चीज़ है, गांव में या छोटे कस्बों में लोग अभी भी पागल हैं बीए बीएससी करने के लिए। खासतौर पे साइंस के लिए पागलपन तो दुनिया में कहीं नहीं है जितना हमारे देश के गाँव में अभी है। हमको लगता है कि साइंस करना चाहिए, विज्ञान लेना चाहिए, गणित लेना चाहिए, बीएससी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सरकारी नौकरी पक्की है। देखिए, जब हम औसत कॉलेज करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अलग नहीं होने वाला है। हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ पे हर साल लाखों लोग पहुँच रहे हैं। और एक चीज़ समझिए कि कॉलेज एजुकेशन का पर्पस क्या होता है। मतलब जब हम कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं, देखिए स्कूल इसलिए होता है, आप गांव में कर लीजिए, छोटी जगह कर लीजिए, स्कूल इसलिए होता है ताकि आप खुद को पहचान पाएं, ये तय कर पाएं कि आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं, कितना अच्छा बोल सकते हैं। उसके बाद जब आपने तय कर लिया कि भैया हमको ये चीज़ें आ गई, तो अब हम इसको कहाँ इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएं, रोजी रोटी कैसे चलाएं। तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। हमको ये कैसे पता चले कि दुनिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो उसके लिए पहली शर्त तो घर से बाहर निकलिए। जो भी आपका सामर्थ्य हो, सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जहां आपने स्कूल किया, जहां पैदा हुए हैं, वहां पे आपके एक्सपोजर बहुत कम है। थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करिए, अच्छे कॉलेज में जाइए, अच्छे लोगों के बीच पढ़ेंगे तो आपको लाख तरह के मौके और दिखाई देंगे। आपको घर बैठे मौके नहीं पता चल रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, थोड़ा सा जितना संभव हो सके थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिए। और जब आप बाहर निकलते हैं तो वो कोर्स मत करिए जो सब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां सब जाकर के खड़े हो जाते हैं। दो ही चीज़ें हैं, या तो आप अपना कॉलेज थोड़ा अलग करिए तो ज़िंदगी अलग बनेगी, कॉलेज औसत करेंगे ज़िंदगी औसत बनी रहेगी। कॉलेज अलग करने का मतलब कॉलेज का जो सबसे बेसिक पर्पस होता है, कॉलेज के तुरंत बाद आप जिंदगी में प्रवेश करते हैं, कॉलेज के तुरंत बाद शादी वादी हो जाती है और उसके बाद फिर आपको अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ती है। तो कॉलेज की पढ़ाई होती है रोजगार की पढ़ाई। आपको बीए, बीकॉम, बीएससी आपके पहले लाखों लोग कर चुके हैं, आपसे पहले 20 पीढ़ियां कर चुकी हैं। तो जरा उनको देखिए, पिछले बार जो उन्होंने बीएससी किया है, जो टॉपर भी थे वो क्या कर पाए, जो बीए किया वो टॉपर भी थे वो क्या कर पाए। अगर भाई आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना चालू मत करिए, ये भी तो देखिए ना कि आगे जाकर के वो पहुंच कहाँ रहे हैं। तो जब भी आप किसी फील्ड में जाते हैं तो 5 साल पहले जो उस फील्ड में चला है, उस रास्ते पे चला है, उसका क्या हश्र हुआ है, वो कहाँ पहुंचा है, पहले ये देखिए। फिर ये देखिए कि वो वहां क्यों पहुंचा, उसमें क्या अच्छाइयां थी जो आप में नहीं, उसमें क्या कमियां थी जो आप में हैं या आप में नहीं है। ये दोनों चीजें देखने के बाद फैसला करिए। मेरी बेसिक सी सलाह ये होगी कि अब बेसिक कॉलेज करने का कोई मतलब नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम कर करके इस देश में हर आदमी ग्रेजुएट है, हर आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है। डिग्रियों का ढेर लगा करके आपको 2 रुपए की नौकरी नहीं मिलती है। काबिल बनिए और वो काम करिए जो आपको रोजगार दिला सके। वो आईटीआई हो सकता है, वो पॉलिटेक्निक हो सकता है, वो इंटरनेट का कोई काम हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का काम हो सकता है, वो वीडियो एडिटिंग का काम हो सकता है। आप कोई भी छोटा मोटा काम, हम कहते हैं आप सीधा स्कूल से निकलने के बाद पत्रकारिता कर लीजिए, आप प्रोग्रामिंग कर लीजिए, आप कुछ ऐसा काम कर लीजिए जैसे ही कॉलेज से निकलें। यही शर्त होनी चाहिए कि जिस दिन मैं कॉलेज से निकलूं उस दिन मुझे सरकारी नौकरी मिले ना मिले, पर मैं इतना सीख जाऊंगा कि मुझे एक छोटी नौकरी मिल जाएगी। जिस दिन आप इस तरीके से सोचेंगे, आप कुछ अलग पढ़ेंगे, तो आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि विश्वास मानिए, जनरली खाने की, कभी आप किसी बुफे वगैरह में गए हों तो पता चला कि एक स्टॉल पे बहुत भीड़ होती है और आदमी उसी की तरफ जाता है, जबकि वहां हो सकता है जब तक वो पहुंचे तब तक वो चीज ही खत्म हो जाए और बाकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन उस तरफ लोग नहीं है, इसलिए कोई इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो हमारी जिंदगी और हमारे कैरियर इसी बुफे की तरह है। अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत क्षेत्र हैं, मैं कई बार लोगों को कहता हूं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत महंगे नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स कर लेते हैं, एमलिट कर लेते हैं, तो आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी जितनी आईआईटीएन या आईएम करने वाले के पास नहीं होती है, डॉक्टर वाले के पास नहीं होती है। उससे ज्यादा नौकरी आपको इस फील्ड में मिल जाती है। तो बहुत क्षेत्र ऐसे, गांव में हम पागल होते हैं कि हमको बीएससी करना है, बीएससी एमएससी करने के बजाय छोटा नर्सिंग कोर्स कर लीजिए। जिस दिन आप निकलेंगे, निकलना क्या, आप कॉलेज के 3rd ईयर में होंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप वो कोर्स करिए जिसमें जॉब मिलने की संभावना ज्यादा हो। और उसका सबसे बड़ा वो है, बाहर निकलिए। अगर आप बाहर वैसे नहीं निकल सकते, शहरों में रहने वाले अपने लोगों से बात करिए, ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर ज्यादा है उनसे बातचीत करिए और वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से संभावित क्षेत्र हो सकते हैं। भाई बीए बीएससी तो आपको पता है बीकॉम के आप कर सकते हैं,
पर और क्या कर सकते हैं इसके बारे में बहुत रिसर्च करिए और ये ज़रूर देखिए कि आप कौन सी चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप चले गए तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा या आपको नौकरी मिल जाएगी। आपने देखा होगा गांव में या कस्बे में अगर वीडियो शूटिंग करने वाले 4 लोग होंगे तो चलेगा एक ही जो चारों से अच्छा होगा। तो ये तय कर लीजिए कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, ये ज़रूर देख लें कि उस फील्ड में आप दूसरे से बेहतर हैं। अगर नहीं है तो अपना वक्त बर्बाद मत करिए। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि पहले आप एक कोर्स करिए, फिर उसमें कुछ ना मिले तो दूसरा करिए, फिर तीसरा करिए, इतने में बुढ़ापा आ जाता है। एक सवाल है अंग्रेजी भाषाई समस्याएं जी। अंग्रेजी कितनी जरूरी है आज के दौर में, उस दौर में जब हम तो हिंदी छोड़ के बुंदेली में काम कर रहे हैं, है ना, कि बुंदेली से हमने हमारी पहचान जो हमारी हिंदी से ना मिली वो हमें बुंदेली से मिली जी। उस दौर में अंग्रेजी या भाषाई समस्या या भाषा कितनी बड़ी जरूरत है? मैं कहूँगा सचिन जी, बड़ा सुखद बदलाव आया है और वो सुखद बदलाव ये है, पहले आपने देखा होगा हर कोई अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग करने के लिए पागल होता था, आजकल लोग नहीं करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग जो बड़े कॉन्वेंट में पढ़े हैं, बहुत अच्छे जिनके बाहर जो विदेशों में पढ़ के आए हैं, वो भी अपनी रोजी रोटी हिंदी में बोल करके कमा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि अब चूंकि ज़माना ऐसा है इंटरनेट की दुनिया में कि जो बिकता है लोग वो कर रहे हैं, और चूंकि हमारे देश की ज़्यादातर जनता अंग्रेजी नहीं जानती है, तो आप चाहे मीडिया की बात कर लीजिए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लीजिए, जितने भी रोजगार हैं उनमें अब अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं बची है, बशर्ते कि आपको किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में सीईओ ईओ नहीं बनना है। अगर आपको बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बनना है, अगर आपको किसी बहुत बड़े उसका डेल का या किसी आईबीएम टाइप का कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, तो आपको एक्चुअली इंजीनियरिंग की तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। तो आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 5 सालों में जब से हमारे देश की जनता राजा बनी है, वो इस देश के हर धंधे को चला रही है, हर बिजनेस को चला रही है, वो डिसाइड कर रही है कि उसे क्या देखना है, वो डिसाइड कर रही है कि उसे क्या पहनना है। तो आप देखिए बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों को अपने हर काम हिंदी में करने पड़ रहे हैं, गुजराती में करने पड़ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि अंग्रेजी की गुलामी से अब हम लगभग आज़ाद हो चुके हैं। पिछले 4-5 साल में अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है, आप अगर हिंदी में काम करना चाहते हैं, जो भी आपकी रोजगार की भाषा बनने वाली है, अगर आप हिंदी में काम करना चाहते हो तो हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप बुंदेली में काम करना चाहते हैं तो बुंदेली एक तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी ये कि आपको पूरी दबंगी से बोलनी चाहिए। अगर आप दबंगी से नहीं बोलते हैं तो लगता है कि आपको थोड़ा सा डर है, आपकी उस चीज़ में कमांड नहीं है। तो पहली चीज़ तो अंग्रेजी अब बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और जिन क्षेत्रों में आवश्यक है, जब आप उन कॉलेजेस में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ पे आप अल्टीमेटली सीख जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के झांसे में मत पड़िए, उससे किसी का कोई भला नहीं होता है। और अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं तो स्कूल में सीख जाते हैं, अगर स्कूल में नहीं सीखते हैं तो फिर एक होती है कार्यात्मक अंग्रेजी, जो आप जिस फील्ड की अंग्रेजी, आपने देखा होगा ना कि आप कई बार टूरिस्ट गाइड जो हिंदी भी नहीं जानता वो अंग्रेजी बोल लेता है, क्योंकि उसके काम की ज़रूरत है तो वो उतनी अंग्रेजी सीख लेता है। तो अंग्रेजी से अब कोई नौकरी नहीं मिलती है, काबिलियत है तो नौकरी मिलेगी, और अंग्रेजी से जो नौकरियां मिलती हैं वो कॉलेज में सिखा दी जाती है। तो अंग्रेजी के पीछे मत भागिए। अगर अच्छा स्कूल मिल गया है, उसमें अच्छी अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो उससे परहेज मत करिए। लेकिन अगर आप अच्छे स्कूल में नहीं हैं, मतलब अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं हैं, इस पागलपन में भी मत पड़िए कि भाई गांव का अंग्रेजी मीडियम स्कूल ही होना चाहिए। ये गांव के कस्बे के अंग्रेजी मीडियम स्कूल आपको कहीं का नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी हिंदी तो खराब कर ही देते हैं, अंग्रेजी वो अच्छी कर नहीं सकते। तो अंग्रेजी के पीछे बिल्कुल मत भागिए। देश बदल रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ अब रोजगार की जो भाषा है वो वही है जिसमें आप सुनना पसंद करते हैं। लोगों को चीज़ें बेचनी है, लोगों को आपसे बात करनी है, लोगों को आपके साथ बैंकिंग करनी है। तो जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं उस लैंग्वेज में लोगों को रोजगार मिलता है। तो अच्छी बात यह है कि आप खुल के हिंदी बोलिए तो हिंदी वालों को रोजगार मिलेगा, आप खुल के बुंदेली बोलिए तो बुंदेली वालों को रोजगार मिलेगा। अंग्रेजी आपको नहीं आती तो अंग्रेजी वालों को रोजगार नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे अंग्रेजी इस तरीके से उपयोग में ही खत्म हो जाएगी। तो ना तो स्कूल में अंग्रेजी मीडियम स्कूल के पीछे भागिए, इंग्लिश मीडियम कोचिंग जहाँ सा है उनमें मत जाइए, मतलब आपको अंग्रेजी स्पीकिंग इंग्लिश करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, जितनी अंग्रेजी जिस फील्ड में ज़रूरी है वो कॉलेज में सिखा दी जाती है। बाकी जो लैंग्वेज आपकी है उसमें दबंगी से बोलिए, वो आपका कॉन्फिडेंस होगा और उसमें आपको रोजगार जम के मिलेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप आईएएस की तैयारी करा रहे बहुत लंबे समय से, डमी कॉलेज वालों जो कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लो 10वीं के बाद जिनमें आपको पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़े, संगे संगे आप कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दो। डमी कॉलेज को कॉन्सेप्ट एक युवा के लाने कितना सफल है या असल में भीतरी तौर पर नुकसानदायक है? सर कुछ ऐसा है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बनानी है, और उसमें एक कंपलसरी चीज़ है कि आपका जिम जाना ज़रूरी है। तो आप जिम नहीं गए, अपने जिम वाले से लिखवा लिया कि आप जिम जानते थे। अगर आप जिम नहीं गए तो क्या आपके शरीर में चेंज आएगा? नहीं आएगा। ध्यान रखिए,
जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो प्रतियोगी परीक्षाएं आपको लगता है सिलेबस की परीक्षाएं हैं, वो सिलेबस की नहीं, आपकी क्षमताओं की परीक्षा होती है। आपके सोचने, समझने, लिखने, बोलने, विचार करने की क्षमता की परीक्षा होती है, जो आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता। इसलिए आपने गौर किया होगा, बड़ी अजीब सी चीज़ है, आईएएस कभी आपने एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि 1000 में से एक कोई ऐसा निकला होगा जो डमी कॉलेज से निकला हो या जो बहुत औसत कॉलेज से निकला हो। ऐसे लोग जो अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में वो इतनी चीज़ें सीख जाते हैं कि उन्हें तैयारी के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कॉलेज उन्हें बहुत सारा पढ़ने के लिए मोटिवेट कर देता है, बहुत सारा वो लिखते हैं, सोचना समझना सीख जाते हैं। तो अगर आप अच्छा कॉलेज पढ़ते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर आपने कॉलेज नाम मात्र का कर लिया तो ये तय मान लीजिए कि आप कॉम्पीट कर रहे हैं अपनी 12वीं के लेवल के दिमाग से। देखिए, आपने 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 12वीं तक जितना सीखा उतने की दम पर आप पीएससी या आईएएस में एग्जाम क्रैक करने वाले हो। और वो आदमी जो ग्रेजुएशन के लेवल पर भी कॉलेज में सीख रहा है तो वो तुमसे ज़्यादा सीख गया है, उसको आपसे ज़्यादा लिखना पढ़ना आता है, तो उसके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। डमी कॉलेज खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा है। एक साल में कोई कलेक्टर नहीं बनता, हाँ बन सकता है, लोग कॉलेज में पढ़ते हुए भी बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, पीएससी निकाल सकते हैं, पटवारी निकाल सकते हैं, अगर वो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कॉलेज छोड़ करके अगर आप तैयारी करते हैं तो जिंदगी में जितना संभव हो सके उतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अच्छे कॉलेज की ग्रेजुएशन कर ली, तो आपके कंपटीशन में सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। और अगर आपका कॉलेज खराब गया तो 1% संभावना है कि आप जिंदगी में कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाओ। इसलिए डमी कॉलेज जहर है, उससे बचिए। एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए कछु खास आपकी तरफ से सुझाव जो ई फील्ड में जावे की कोशिश में? मुझे ऐसा लगता है सर कि एक तो सरकारी नौकरी हम सब करना चाहते हैं, ऊपर से ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें थोड़ा रुतबा हो, सम्मान हो। और इस कारण से पीएससी और आईएएस की तरफ जो है, इस देश में 200 साल से पागलपन है जब से ये सेवाएं आई हैं। गलत भी नहीं है, हम सब अपनी ज़िंदगी, एक ही ज़िंदगी है, तो बहुत सम्मान, बहुत इज्जत चाहते हैं, बहुत पावर चाहते हैं, ताकत चाहते हैं कि हम जो चाहें हम वो कर सकें, निर्णय हमारे लेने की ताकत हो। तो पीएससी आईएएस में आने की इच्छा बुरी नहीं है, पर ध्यान रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, और वो ये कि हम केवल सिलेबस देखते हैं। हमको लगता है कि इस परीक्षा में ये आता है, हम तो ये पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं मतलब हमारा सिलेक्शन हो सकता है। पर ये कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम सब के सब 80 या 90% ले आओ। ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का एग्ज़ाम होता है। इसका मतलब ये है, जब भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने जाएं, पीएससी आईएएस की तैयारी करने जाएं, तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। 3 चीज़ें जो सबसे अहम होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये असल में आप में देखना क्या चाहते हैं, सिलेबस में मत जाओ। ये देखना चाहते हैं कि सिलेबस तो सबको पता है, सिलेबस को आप किस तरीके से समझे हैं, आप किस तरीके के सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो पहले अगर आप ये पेपर को थोड़ा अच्छे तरीके से देख करके बारीकी से समझो कि ये एक पहेली है, और ये पहेली के माध्यम से वो कुछ और देखना चाह रहे हैं, अगर वो समझ पाओ बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ पाते हो तो ये ध्यान रखो कि भैया इस साल कितनी पोस्ट होती हैं। एक साल में 300 पोस्ट होती हैं। अच्छा, 300 पोस्ट के लिए कितने लोग आवेदन करते हैं? 3 लाख लोग। तो 300 पोस्ट में 3 लाख लोगों में से सेलेक्ट होना है, मतलब 300 सेलेक्ट होना, बाकी सबको फेल होना है। तो ये 300 लोग जो सेलेक्ट होंगे वो कौन होंगे? जो बाकी सबसे अच्छे होंगे, 300 सबसे अच्छे लोग होंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि बाकी आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या है, वो क्या पढ़ रहा है। क्योंकि जब तक वो फेल होगा नहीं तब तक आप पास नहीं हो सकते। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा आजकल क्या करता है कि हम तैयारी की शुरुआत करते हैं, देख लिया कि उसमें भैया इतिहास आता है तो हमने इतिहास पढ़ दिया। तुमने इतिहास पढ़ा, वैसा हर कोई इतिहास पढ़ के बैठा हुआ है, लेकिन जो तुमसे बेहतर होगा वो सेलेक्ट होगा। जिसको तुमसे ज़्यादा जानकारी होगी, जो तुमसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, जो तुमसे ज़्यादा अच्छा लिख सकता है, उसका सिलेक्शन होना है। तो प्रतियोगी परीक्षा में प्रतियोगी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका प्रतियोगी कौन है। और अगर आप अच्छे से अपने आप से सवाल पूछे, अगर आप अपने प्रतियोगी से आगे नहीं जा सकते, उसे नहीं हरा सकते, तो अपना वक्त बर्बाद मत करिए। अब एक चीज़ ये होती है, अपना लेवल देखिए कि मैं कहाँ हूँ। भाई बाकी आदमी कितना अच्छा लिख लेते हैं, बाकी आदमी को कितना अच्छा आता है, और मैं कहाँ हूँ। अब मैं क्या उसको हरा पाऊंगा? जो तुम्हारे बैच का एमपी का टॉपर है, जो सीबीएसई का टॉपर है, जो कॉलेज का टॉपर है, वो भी तुम्हारे साथ परीक्षा देगा। तुम उसको जब तक हराओगे नहीं, उससे आगे निकलोगे नहीं, तब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है। तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए पहले दिन कि मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे मैं उसको हरा पाऊँ। और ये कई बार क्या होता है, आपको अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा कॉलेज नहीं मिला। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा, लेकिन जब वो पीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत कर ली। इच्छा तो आप सब दिखाते हैं, इच्छा तो जिसे पीएससी आईएएस करना है उसको लगता है कि भाई जी तोड़ मेहनत कर लेंगे, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करे लगे, लेकिन हम सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा अच्छे से समझें, इच्छा होना एक अलग चीज़ है, योजना होना दूसरी चीज़ है।
आपको पता है कि आपकी आदतें आसानी से नहीं बदलेंगी। अगर आपको 8 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है तो आप कलेक्टर नहीं बन पाओगे, पीएससी ऑफिसर नहीं बन पाओगे। तो फिर अच्छे से समझें, जब आप पीएससी आईएएस की तैयारी करने के बारे में सोचें, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, एक ही जीवन है, जमकर सपना देखिए। सपना देखने के बाद फिर सिलेबस मत देखिए, आप ये देखिए कितने लोग सेलेक्ट होते हैं और कितने लोग दावेदार होते हैं। जब तक आपका दावेदार हारेगा नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। और आप अपने दावेदार को हराने के लिए खुद पे नजर डालिए कि आप कहाँ हैं और उसको आप किन चीज़ों पर हराएंगे। और उसको हराने के लिए आपको अपने आप में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जो चीज़ पढ़ी उसे रटना पड़ेगा, बहुत अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप ये सब करने को तैयार हैं तो इस फील्ड में आइए। अदरवाइज एक ऐसा पुल बनाना है, जो 2 ही रास्ते होते हैं। आपने एक पुल बनाना शुरू किया, या तो वो उस छोर पे जाके जुड़ जाएगा तो आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, और अगर थोड़ी सी भी कसर रह गई तो पूरा पुल बनाने की एक्सरसाइज जीरो हो जाएगी। तो या तो तैयारी शुरू मत करो, अगर करो तो पहले दिन भरोसा होना चाहिए कि मैं निकल जाऊंगा, रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए, और वो रास्ता आपने तय कर लिया तो फिर कोई बाधा है आपको रुकना नहीं चाहिए। मजबूत इरादे चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज में उतनी मेहनत नहीं की होती है। तो अगर आपके पास क्लियर प्लान है, मजबूत इरादे हैं, खुद पे भरोसा है और बहुत अच्छे से पता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर को जो आपसे स्कूल कॉलेज में आगे था उसको हम कैसे हराएंगे, तभी आपको प्रतियोगी परीक्षा में आना चाहिए, पीएससी आईएएस में। अदरवाइज दूसरे कोई काम कर लीजिए, या आपको निराशा ही हाथ लगेगी। और आखिरी चीज़ कि हम अक्सर उस व्यक्ति को देखते हैं जो सेलेक्ट होता है। आपके इलाके से 100 लोग पीएससी की तैयारी करने गए होंगे, एक व्यक्ति जो सेलेक्ट हुआ है, हम उसको देखते हैं कि यार वो तो इसमें भी अच्छा नहीं था फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। उन 99 लोगों को देखिए जो फेल होके आए हैं, और देखिए कि उन लोगों में क्या कमियां थी जिस कारण से वो फेल हुए हैं। पूरी संभावना है कि आप वो जो सफल हुए व्यक्ति हैं वैसे ना हो, आप हो सकता है 99 लोगों जैसे हों। तो अगर आप उनको बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो अभी से क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। तो बहुत शानदार जानकारियाँ, बहुत लाभदायक जानकारियाँ, और ऐसी जानकारियाँ जो शायद आपको सामान्य तौर पर नहीं मिले। हमारी कोशिश यही थी कि लक्ष्मीशरण मिश्रा जी को अपना अनुभव और सैकड़ों छात्रों को भी पढ़ाऊ थे और संग में मार्गदर्शन भी करे थे, तो बुंदेली बौछार के दर्शकन तक भी उनकी इतनी महत्वपूर्ण बात पहुँचाएँ। और उम्मीद यही करेंगे जो युवा भी अब जो नए नए करियर के लाने जावे की सोच रहे हैं, वे वीडियो को देख के बड़े सुकून से अपनी क्षमताओं पर नज़र रखें, अपने परिवार की क्षमताओं पर नज़र रखें, और बहुत सोच विचार के अपने करियर को चुनाव करें। काहे के रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार बहुत बड़ी ज़रूरत है, और रोजगार से ही पूरा जीवन आपको भी चलना और आपके परिवार को भी चलना। राम राम।